हेलो दोस्तों, मेरा नाम आज़ाद सिंह है। मैं आज आपके साथ अपनी नौकरी कैसे लगी वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसमें क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी कैसे कैसे अब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यूपी SSC का एग्ज़ाम 2015 में दिया था, जिसकी वैकेंसी 2014 में आई थी, और मेरी नौकरी लगभग 2015 सितंबर में लग गई थी, 1 साल के अंदर। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहा उसका। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हाँ, एक स्ट्रेटजी लेके चला और डेडिकेटेड रहा उस चीज़ को। तो शुरू में अगर मैं कहूँ कि तैयारी कैसे रही, तैयारी कैसे की, कोचिंग ज़रूरी है, घर की पढ़ाई ज़रूरी है, आप अपने ऊपर से टाइम कैसे निकालोगे, इन दोनों चीज़ों को कैसे आप संभालोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें ये था कि आपको पहले दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि भाई मुझे नौकरी लेनी है, ठीक है जी। ऐसे तो बहुत लोग घूम रहे हैं कि भाई 1 घंटा कोचिंग कराया के क्रिकेट खेल लिया और फिर मतलब तैयारी की नहीं, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं की, सेल्फ अपने ऊपर टाइम बिल्कुल नहीं दिया। तो ये हमें थोड़ा सा ये नीति गलत है। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोचिंग जा भी रहे हैं तो कुछ जो भी आपको जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही है सब्जेक्ट में, सिर्फ उसकी कोचिंग करो। अदरवाइज जो सेल्फ़ स्टडी है वो ज़्यादा करो। सेल्फ़ स्टडी से एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको सेल्फ़ स्टडी में जो भी आपने पढ़ा वो सब ज़्यादा याद रहता है। कोचिंग में आप हमेशा देखेंगे कि जो कोचिंग में पढ़ा है और जो सेल्फ़ स्टडी की है, ये दोनों 70-30 का रेशो आता है लगभग, और कहीं तो 80-20 का भी आ सकता है, क्योंकि कोचिंग में इतना ज़्यादा याद नहीं रहता जो सेल्फ स्टडी में याद रहता है। मैं इसको उस तरह से नहीं ले रहा, अगर कहेगी कोचिंग बेटर है, बिल्कुल है, हेल्पफुल है, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत आगे की चीज़ है। बिना उसके आप कभी कोई कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यह था कि मैंने वैसे मैनेजमेंट में मैंने BBA किया था, तो उसके बाद में मैं प्राइवेट जॉब किया। मैंने नोएडा में मैंने जॉब करता था प्राइवेट, लेकिन उसके बाद में प्राइवेट जॉब में मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं घर आया, मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, तैयारी करते हैं। तो लगभग 1 साल की तैयारी में मुझे ये रिज़ल्ट मिला, लेकिन वो 1 साल मैं बिल्कुल डेडिकेटेड रहा कि भाई मुझे सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने। मैंने सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म किए, बाहर जाना, घूमना, खेलना, ये थोड़ा मतलब त्याग दिया, और सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान दिया और पढ़ने पे ध्यान दिया। मैंने शुरू में इनिशियली सिर्फ 2 महीने की कोचिंग ली थी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पे थोड़ा जोर दिया था, क्योंकि मैं मैथ में कमज़ोर था। मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं था, फॉर्मूले मुझे मैथ में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैथ में मैंने सिर्फ इतनी तैयारी की कि मैं कम से कम 25, अगर 50 नंबर का पेपर है तो कम से कम, मैथ्स 50 नंबर का है तो मैं कम से कम पासिंग मार्क्स ले आऊँ, 20 मार्क्स ले आऊँ। तो मैं मैथ की मतलब इतनी तैयारी की, लेकिन बाकी सब्जेक्ट थे, इंग्लिश था, हिंदी था, GK थी, रीजनिंग थी, तो ये चीज़ें मैंने ठीक से की और मुझे उसमें फ़ायदा भी मिला। तो मैंने सिर्फ मैथ की ढाई महीने क्लास करके पूरी RS अग्रवाल, आपने सभी ने बिल्कुल आपसे परिचित होंगे उससे, मैंने वो बिल्कुल पूरी कंप्लीट की, पढ़ी। कुछ चैप्टर समझ आए, कुछ नहीं आए, जो आए वो मैंने ठीक से किए, जो नहीं आए वो मैं बस तुक्के मार के आ गया अगर उसमें कोई क्वेश्चन आया तो। और बाकी जो सब्जेक्ट थे, मैंने ये नहीं सोचा कि 100 में से मुझे 100 नंबर लाने या 90 नंबर लाने, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे किस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। 100 में से जैसे 52 पे लगेगी, पिछले 2-4 साल का उठा के देख लो, उससे 5% और आगे बढ़ा लो, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी अपनी शुरू की थी। इसमें हुआ था कि कठिनाइयों के बारे में कहें कि क्या कठिनाइयाँ आई। शुरू में जैसे मैंने बताया आपको, प्राइवेट जॉब सेक्टर से हूँ मैं, तो जब वापस आया तो मुझे शुरू के 2 से 3 महीने तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कर ही नहीं पाऊँगा, होगा ही नहीं। लेकिन आपको बस इसी चीज़ को, यही टाइम होता है कि आपको बिल्कुल अपने आप को पीछे नहीं हटने देना है, हमेशा आगे बढ़ते रहो, उसे कंटिन्यू रखो। अगर कंटिन्यू रखोगे तो वो 2, 3, 4, 5 महीने जैसे ही आपको हो जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद में जैसे कि 2.5 महीने की कोचिंग थी, उसके बाद मैं घर पे लगभग, मैंने, अब मैं कहूँ शेड्यूल कैसे था, मैंने हर एक सब्जेक्ट को टाइम कैसे दिया। मैं एक बार में सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट पढ़ता था, उसके बाद में 10 से 15 मिनट का मैं ब्रेक लेता था। तो इससे ये होता था कि भाई 40-50 से एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और फिर
10-15 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। बाकी हर आदमी को किसी कैपेसिटी होती है 1.5 घंटे पढ़ने की, 2 घंटे पढ़ने की कंटिन्यू, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरा जो था मैं 40-50 मिनट पढ़ के बोर हो जाता था। अब बोर होने पे मैं इधर उधर चला जाता, ऊपर छत पे चला जाता, इधर उधर कुछ देख आता। तो इस तरह से मैं मतलब अपना काम करता था। फिर 15-20 मिनट के बाद फिर से एक 40-45 मिनट का एक और दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, रीजनिंग पढ़ ली, जीके पढ़ ली, अगर करंट अफेयर्स हैं तो वो पढ़ लिया। तो इस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 घंटे ही पढ़ा पूरे दिन में, और 1 घंटे का मैं कोचिंग जाता था। बस 5 घंटे मतलब मैंने पढ़ाई की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो जो हर रोज़ 4 घंटे थे वो मैं डेडिकेटेड रहा। मैंने संडे को भी 4 घंटे पढ़ाई की, और सैटरडे मेरे लिए कोई वीकेंड नहीं होता था, कोई कुछ नहीं। मैं 4 घंटे पढ़ के मैं थोड़ा खूब एक्सरसाइज करता था, खेलता था, दोस्तों से भी मिलता था। लेकिन जो पढ़ाई के टाइम पे मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया वो मैंने हमेशा जारी रखा। तो इस तरह से मेरा हिसाब किताब क्लियर रहा। और फिर जैसे कि एग्ज़ाम डेट आई, मैंने 2014 में फॉर्म भरा, शायद सितंबर या अगस्त महीने में। तो उसके बाद में डेट आई, एग्ज़ाम भी मेरा एक बार ऑनलाइन हुआ, नहीं ऑफलाइन हुआ था एग्ज़ाम। शीट मिली थी हमें आगरा में एग्ज़ाम हुआ था हमारा। तो हम लोग गए, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से पहले कुछ खास तरह मैंने 2 दिन पहले पढ़ाई नहीं की, 2 दिन तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं बोला मैंने पढ़ाई की ही नहीं। जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहा था तो उस दिन थोड़ा नर्वस था कि भाई क्या करना है, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, हल्का फुल्का था। एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते मैं बिल्कुल खुल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। और जब क्वेश्चन पेपर आया तो देख के आँख खुली रही, यार इतना हार्ड पेपर। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मतलब मेरे 100 नंबर का पेपर था, मेरे कितने आए होंगे? मेरे सिर्फ और सिर्फ 46 नंबर आए। एंड अब आप कहोगे यार 46 में कैसे नंबर आया? तो वही थी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मुझे 100 में से 100 या 90 नहीं लाने हैं, मुझे एक तरह से एवरेज निकालना है पिछले 2-4 सालों में। लेकिन ये SSC की भर्तियाँ जो है ये काफ़ी दिनों 10 सालों बाद आई थी। तो अब लगभग ऐसा ही कहते हैं। तो 46 पे मेरा नंबर आ गया, मेरिट समथिंग अराउंड 40 पे लग गई। तो 6 नंबर फालतू हो गए। मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई था, लेकिन मैंने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली और मेरा नंबर आ गया। उसके बाद टाइपिंग एग्ज़ाम भी हुआ था। अब टाइपिंग एग्ज़ाम में मेरे साथ एक दिक्कत हो गई इसमें कि सभी लोग कृति देव सिखा रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सब लोग मंगल फॉन्ट पे करेंगे टाइपिंग। अब हमारे पास सिर्फ 9 दिन थे कि भाई 9 दिन में कैसे निकाला जाए। मैं तो जीरो जानता था, मंगल फॉन्ट तो पता ही नहीं, पे कौन सा बटन कहाँ क्या कुछ नहीं पता था। जैसे ही वो मैसेज आया मैंने बिल्कुल डिले नहीं किया, मैं तुरंत उठा, अपनी बाइक उठाई, मैं सीधा जो शहर में टाइपिंग सिखाता था उस आदमी के पास गया। उन्हें हम गुरुजी कहते हैं। तो वो आदमी भी खतरनाक था। वो जाते ही उसने मुझे बैठाया, हाँ भाई क्या हुआ? मैं जी मंगल सीखनी है। बोला तो आ जाता हूँ, सीखनी है तो भागा कर रहा हूँ, इस तरह से उसने बोला। मैं बोला ठीक है जी आ रहे हैं। तो उसने मुझे कंप्यूटर ले जाकर बैठा दिया। और भाई साहब जो वो टपटपाना बड़ा बोरिंग काम भाई साहब। मैं समझो पढ़ने से भी अगर मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ 40 मिनट, अगर 10 मिनट आपने टपटपा लिया तो आप मतलब पागल हो जाओगे। तो इस तरह लगता था। लेकिन एक वो था कि भाई 9 दिन में मंगल फॉन्ट की स्पीड लानी ही लानी है किसी भी तरह। तो मैंने अपनी तैयारी जारी रखी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये होता है कि भाई 25 की चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कि क्या हुआ। ऐसा नहीं हुआ इस एग्ज़ाम में। तो मैंने टाइपिंग जारी रखी और 9 दिन तक मैं लगभग हर रोज़ 8 से 9 घंटे टाइपिंग कर रहा था, सिर्फ उस दुकान पे बैठ के। और रात को मैं शाम को, मतलब दिन में मैं सुबह जाता था 6 बजे और 10 बजे तक टाइपिंग करता था। उसके बाद फिर शाम को जाता था लगभग 2:30-3 बजे करीब, और 7 बजे तक घर वापस आता था। फिर घर पे टाइपिंग करता था शाम को, रात को। उन 9 दिनों में मैंने लगभग हर रोज़ 10 या 11 घंटे टाइपिंग की होगी। सिर्फ हिंदी की टाइपिंग कर रहा था, इंग्लिश की क्योंकि मुझे पहले से आती थी, तो इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी टाइपिंग करने में। उसके बाद में मैंने उसको कंटिन्यू टाइपिंग किया, प्रैक्टिस की। हाँ, तो ऐसा हुआ कि पहले दिन जैसे मैं टाइपिंग करने गया, मैंने लगभग 7-8 घंटे टाइपिंग की। उस टाइपिंग करने के बाद मास्टर बोला चलो टेस्ट दो। मैं पहले दिन टेस्ट कौन देगा? बोला अरे तू देगा और कौन देगा। तो इस तरह से हम लोग टाइपिंग वाइपिंग हमने शुरू करी। तो लगभग मेरी 16 की स्पीड आई पहले दिन में, 8 घंटे टाइपिंग करने के बाद। तो वो बोला कि ठीक है, अच्छी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं, कल को फिर आना, ट्राई करना। फिर अगले दिन मैं गया, मैंने रात को लगभग घर पे भी 1-2 घंटे प्रैक्टिस की।
तो थोड़ा ठीक हो रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर मैं अगले दिन गया, फिर लगभग 6-7 घंटे टाइपिंग की। फिर वो बोला कि टेस्ट दो, फिर मैंने टेस्ट दिया, तो लगभग अगले दिन 18 की स्पीड आई। लेकिन अगले 3-4 दिन तक वो 18, 19, 18, 20 तक एक बार गई, बाकी 2-3 बार वो टेस्ट लेता था तो 18, 19 के पर एवरेज आ रहा था। और लगभग छठे दिन तक मतलब 20 तक ही एवरेज आ रहा था, क्योंकि गलतियाँ भी हो रही थी। ई की मात्रा, ओ की मात्रा, हिंदी की टाइपिंग वैसे भी खतरनाक होती है, इंग्लिश में तो कुछ ही वर्ड होते हैं और पता नहीं चलता। तो और मंगल में एक और दिक्कत की, उसमें कुछ रे और ये लगाने के लिए कुछ कंप्यूटर कुछ बटन दबाने, न्यूमेरिक बटन दबाने पड़ते हैं, जैसे 236 कोई कोड डालने पड़ते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये इशू था। खैर ठीक है, लगभग 9वें दिन मुझे इलाहाबाद जाना था। नैनी में मेरा एग्ज़ाम था, टाइपिंग एग्ज़ाम। तो टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए नैनी जाना था, तो मैं एक दिन पहले चला गया। 9वां दिन मिला, 8वां दिन, तो 7 दिन मेरी कुल मिला के यहाँ पर प्रैक्टिस हुई। तो मैंने क्या किया कि बैग में लैपटॉप डाला, अपना चले गए। तो अब रात भर तो ट्रेन में थे, तो ट्रेन में मन नहीं किया टाइपिंग करने का, कि यही सबके सामने मैंने टाइपिंग नहीं की। फिर मैं सुबह सीधा होटल लिया, और होटल में जाके एक दिन पहले मैं पहुंच गया। शाम को पहुंचा मैं, हाँ शाम को पहुंचा था। तो मैंने होटल लिया, रात को मैंने लगभग 2-3 घंटे वहाँ पर भी प्रैक्टिस की। तो मतलब वही स्पीड 20-21, 22, 20-21, 22, 20-21, 22 तक आ रही थी। हाई कोर्ट ने मांगी थी उस टाइम, हमें लगा कि 25 मांगी है, मतलब 25 ही होती है, इंग्लिश में 30 थी, वैसे 25। लेकिन मुझे पता नहीं था कि 25 वर्ड पर मिनट क्वालिफाइंग है या फिर नॉर्मल आप 25 तक दे सकते हो या 20 तक दे सकते हो या नंबर मिलेंगे आपको, इतना मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद मैं एग्ज़ाम दे के आ गया, मेरी गई टाइपिंग गई। तो इंग्लिश की तो मेरी लगभग 7 से 7.5 मिनट में हो गई थी, लेकिन हिंदी की मतलब डेडलाइन रह गई थी, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आई वहाँ पे निकल के 22.5 आई लगभग। और 25 तो थी नहीं, लेकिन 22 आई। मैं चलो ठीक है साहब, अब तो शायद हम फेल हो गए, तो नंबर नहीं आएगा। मैं चलो ठीक है, हमने जो तैयारी करनी है हमने अपना पूरा दिया, लेकिन अब नहीं हो पाया तो क्या करें। अपना बैग उठाया, वापस आए, कोल्ड ड्रिंक लिए, कोल्ड ड्रिंक पी रास्ते में। वहाँ पे इलाहाबाद के वहाँ पे जो वहाँ का लोकल खाना था, कचौड़ी टाइप मिल रही थी, वो खाई। अपना गंगा जी नहा लिए, अपना गए संगम पे कि ऐसा चलो नहीं आ रहा, आएगा देखा जाएगा। अपना मूड फ्रेश करके ट्रेन बैठे, अपना घर वापस आ गए। और फिर लगभग 2 से 3 महीने के वेट के बाद अचानक मुझे एक फ़ोन आता है कि आज़ाद मेरा नंबर आ गया है उसमें, हाईकोर्ट वाले में, तेरा क्या हुआ। तो हमने तो भाई साहब उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई हमने टाइपिंग ही थी हिंदी की, इसलिए उम्मीद छोड़ी थी। लेकिन मैं बोला कि सर आपका नंबर, आपने तो हिंदी की टाइपिंग लगभग आपके तो 14-15 नंबर थे टाइपिंग में। बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप नंबर मिल रहे हैं, अगर 25 में से 22 ला रहे हैं तो 22 नंबर, 15 ला रहे हैं 15 की टाइपिंग तो 15 नंबर, इस तरह हो रहा है और तब मेरिट लग रही है। तो भाई मेरे तो खुश, मैं ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम गए जी, हमने देखा तो भाई साहब हमारे रिटर्न में 46 नंबर, टाइपिंग में इंग्लिश में 25 में से 24 आए थे, और हिंदी में हमारे लगभग, मुझे वहाँ पर मैंने 22.5 की स्पीड मारी थी, लेकिन नंबर मुझे 19 मिले। तो लगभग कुल मिला के मेरा मतलब, और जब मैंने देखा अपना नाम डाला और जैसे ही लिस्ट निकल के आई तो वहाँ कम से कम 2600 लोगों का नाम था उस लिस्ट में। अब मैं बोला यार 2600 थोड़ी सर्च करूँगा, मतलब 2600 की लिस्ट थोड़ी देखूँ कंटिन्यू। फिर अचानक मैं बोला सर्च करते हैं, तो मैंने सर्च डाला, आज़ाद सिंह डाला, तो एक जगह आज़ाद सिंह नाम आ गया, लेकिन उसके आगे देखा तो किसी फादर का नाम कुछ और था। मैं बोला अरे यार ये तो कुछ और आ गया। मैंने एक और एंटर मारा और तब मेरा नाम आया आज़ाद सिंह, मेरे रोल नंबर के साथ, सन ऑफ मेरे पापा का नाम। भाई साहब 2-4 सेकंड के लिए तो मैं एकदम खड़ा हो गया वहाँ पे। साइबर कैफ़े वाला भैया और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, बोला आज़ाद आ गया ना। मैं भैया आ गया उस टाइम मैं नोएडा में था, दोस्त के पास गया था रूम पे, मैं घर पे नहीं था, तो वहीं पे देखा मैंने। फिर यहाँ पे मैंने घर पे फ़ोन किया मैं अपने छोटे भाई को, यार मेरा नंबर आ गया, देख क्या तू जरा। मुझे थोड़ा सा ऐसे ही डर गया, तो वो भी गया दौड़ के पास के वाले साइबर कैफे पे, उसने भी देखा, हाँ भैया नंबर आ गया। फिर घर में बताया, मम्मी को बताया, मम्मी भी खुश, सब लोग खुश, मतलब कि नंबर आ गया जैसे तैसे। बहुत बढ़िया है, चलो भाई साहब भगवान ने सुन ली, अपनी मेहनत काम कर गई। अगर इस चीज़ से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं उस चीज़ को कि 25 नंबर मान के चलता या मैं तैयारी छोड़ देता कि भाई अब नहीं होगी 9 दिन में, तो शायद बहुत लोगों ने ये गलती की। मेरा नंबर, मैं ये बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने सोचा कि 25 का हिसाब किताब और हम लोग टाइपिंग नहीं दे पाएंगे, वो लोग टेस्ट के लिए अपेयर ही नहीं हुए। तो
आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ चीज़ भरी, आपने कुछ सोचा है तो उसको पूरा करें। पूरा करने का मतलब ये है कि बिल्कुल एंड के प्रोसीजर तक जाएं। रिज़ल्ट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, एकदम अपने आप को सेट करके रखना है, ठीक है। एंड तक लड़ना है, उसके बाद देखते हैं। अगर कुछ गलत होता है ठीक है भाई, और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप कर रहे हो उसे पूरा करो, पूरा करो। ये है रेस है, रेस पूरी दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ो। आपके पैर में कुछ लग भी गया तो पैदल चलो, लेकिन रेस कंप्लीट करो, वो ज़रूरी है, ठीक है साहब। तो इस तरह से ये हुआ था कि फिर तो घर में जी मिठाई मिठाई बंटने लगी, लोगों से बधाइयाँ आने लगी। तो ये चीज़ें तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा सोच सकते हो, आप लोग इमेजिन करो कि क्या माहौल रहा होगा। तो उस टाइम बहुत ज़रूरत थी नौकरी की। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन भी घर में ऐसा ही था, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, तो सभी को पता रहता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहते हैं। और एज भी लगभग मेरी काफ़ी हो गई थी उस टाइम तक, लगभग 24-25 साल का हो गया था। तो घर वालों के प्रेशर, क्या करना है क्या नहीं करना, ये और वो बताएं, तो आप सब लोग समझ सकते हो उस चीज़ को। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस डेडिकेटेड रहो, एक अपना टाइम फ्रेम बनाओ, टाइम वर्क बनाओ, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, कब क्या पढ़ना है। आप अगर आपको लगता है आप 3 घंटे में सारा कवर कर लेते हो तो डेली 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली 3 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि वो 3 घंटे के आज नहीं कल 6 घंटे पढ़ लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका 3 घंटे पढ़ने के बाद कल मन नहीं लगेगा चौथे घंटे में। तो आपको डेली 3 घंटे पढ़ने, बेशक सुबह 1 घंटा पढ़ो, दोपहर 1 घंटा पढ़ो, शाम को 1 घंटा पढ़ो, या सुबह को ही 3 घंटे पढ़ो। वो आपको चाहे करना है, हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन आदमी कब कितना कैसे पढ़ सकता है। तो आपको अपने आप अंदर से खोजना पड़ेगा कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बस छोड़ना मत, लगे रहना, पकड़े रहना, मंजिल मिल जाएगी।